कैसे हो आप? तो आज हम स्टैंडर्ड 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले। तो लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका लेक्चर नंबर 1 एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपलोड पहले ही कर दिया है, जिसमें मैंने आपके सारे बेसिक्स मैग्नेट से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए वो मैंने आपके स्ट्रॉन्ग करके क्लियर कर दिया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके आप वो लेक्चर देख लो, क्योंकि अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो हो सकता है ये लेक्चर आपको थोड़ा कम समझे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लेक्चर नंबर 2 अपना स्टार्ट करने वाले हैं। चलो, तो देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये एक्टिविटी से मैंने आपका लेक्चर एंड किया था, आपको बता के कि एक्टिविटी में होता क्या है कि अगर हम दो हल्की बॉटल्स जो कि फ्लोट कर सकती है पानी में, उसे हम पानी पर डालेंगे और उनके ऊपर दो मैग्नेट चिपका देंगे, और अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक दूसरे के नज़दीक करेंगे तो अपने आप एक दूसरे को बॉटल आके अट्रैक्ट हो जाएगी। वही अगर हम नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल और साउथ पोल को अगर हम एक दूसरे के पास करें, यानी कि लाइक पोल को साथ करें, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि मैग्नेट को एक दूसरे पे फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना कांटेक्ट में आए भी एक दूसरे पे फोर्स लगा सकते हैं। अभी हम देखते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले आपको बैलेंस्ड फोर्स बता दूं। देखो, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? दो फोर्स जो इक्वल है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। मान लो ये जो मेरी उंगली है, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकती है पेन के इस हिस्से पर। अब ये उंगली भी पेन के इस हिस्से पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। तो अब अगर मैं दोनों साइड से इसे खींचने की कोशिश करूँ तो देखो, कहीं पे भी, मतलब दोनों, यहाँ से भी खींच रहा हूँ, इस साइड से भी खींच रहा हूँ और इस साइड से भी खींच रहा हूँ। अगर मैंने दोनों साइड से इक्वल फोर्स से खींचा, मैं इक्वल फोर्स लगा रहा हूँ दोनों साइड में, तो ये पेन अपनी जगह से नहीं हिल रही है। तो ये क्या हुआ? ये हो गया एक बैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे होगा? अगर मैंने इस उंगली को 15 न्यूटन का फोर्स दे दिया तो क्या होगा? देखो, मैंने इस उंगली पर ज़्यादा फोर्स दिया, तो देखो ये उंगली जो है पेन को खींचकर अपने साइड लेके आ रही है, क्योंकि इस पर ज़्यादा फोर्स में लगा रहा हूँ। ये देखो, ये है अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल। तो आपने कभी ना कभी टग ऑफ वॉर तो ज़रूर खेला होगा अपने दोस्तों के साथ। उसमें नहीं होता, उसमें दो जन रस्सी पकड़ते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इससे बताया था। तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, मान लो ये आपका दोस्त है, इसने एक रस्सी पकड़ा है और आपने भी एक रस्सी पकड़ा है, ठीक है, और ये रस्सी का बैंड है। अब ये रस्सी का बैंड अगर इस ऐसे, अगर ये जो रिबन बना हुआ है इस रस्सी पर, अगर वो इस पॉइंट को टच कर लिया, मतलब एक सेकेंड, ये बहुत लाइट पेन है, तो अगर इस रिबन ने इस पॉइंट को टच कर लिया तो आप जीत गए, और इस रिबन ने इस पॉइंट को टच कर लिया तो आपका दोस्त जीत गया, ठीक है। तो अभी आप दोनों मान लो 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स आप दोनों जगह पर लगा रहे हो, ठीक है। तो क्या ये रस्सी अपनी जगह से हिलेगी? आप खुद सोच के बताओ। जब मैंने पेन पे दोनों साइड इक्वल फोर्स यानी कि बैलेंस फोर्स लगाया था तो पेन हट रही थी अपनी जगह, तो ये रिबन भी अपनी जगह से नहीं हटेगा। अब मान लो कि आपके अंदर है थोड़ी ज़्यादा ताकत, आपने 5 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया, यानी कि आपने 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो अब ये रिबन धीरे 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 आपकी तरफ आएगा, और एक पॉइंट आएगा जब ये रिबन यहाँ पे इस लाइन को टच कर लेगा और आप जीत जाओगे। तो ये क्या था? अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल, ठीक है। अभी हम एक्टिविटी देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आपको एक कार्डबोर्ड लेना है, उसके दोनों साइड आपको ये ऐसा जो तराजू में जो वेइंग मशीन होती है ना, जिसे आप तराजू बोलते हो, वो जो रहता है वो आपको लेना है ऐसे, और दोनों साइड आपको कुछ वेट, यानी कि मान लो 1-1 किलो का आपने दोनों साइड वेट लगा दिया। तो आप ये खुद सोच के बताओ, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, पहले आप बताओगे कि ये किस फोर्स का एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्स या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स। तो मुझे उम्मीद है आपने इसका आंसर दे दिया होगा कि ये है बैलेंस्ड फोर्स। और अभी आप बताओ कि क्या ये कार्डबोर्ड अपनी जगह से हिलेगा या नहीं हिलेगा। तो आपने आंसर सोच लिया होगा कि ये कार्डबोर्ड अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और वही, तो देखो ये बैलेंस फोर्स थे, तो फोर्सेस बैलेंस थे, और कार्डबोर्ड भी अपनी जगह से नहीं हिला। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे +1 kg का फोर्स लगा दिया, यानी कि यहाँ पे टोटल अभी हो गया है 2 kg। तो अब बताओ क्या ये बैलेंस फोर्स है? बिल्कुल नहीं, ये बैलेंस्ड फोर्स नहीं है। और अभी कार्डबोर्ड कहाँ जाएगा? ये इस साइड से नीचे आएगा या इस साइड से नीचे आएगा? ऑब्वियस सी बात है, जिस साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यानी जिस साइड ज़्यादा वेट है, उस साइड ही कार्डबोर्ड नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा यही बताया गया है।
इस पूरे इसमें, और आपसे पूछा गया कि आपको क्या समझ में आता है इस एक्सपेरिमेंट से। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से ये समझता है कि जब तक दो बैलेंस फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहेगा। जैसे ही कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, दो अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो फिर वैसे ही वो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स ज़्यादा है। ठीक है। चिल्ड्रन प्लेइंग टग ऑफ वॉर पुल द रोप इन रिस्पेक्टिव डायरेक्शन, ये मैंने आपको बताया था। टग ऑफ वॉर जो अभी आपको मैंने ये एग्जांपल बताया ये वही है। अभी हम रीड कर लेते हैं। इफ द पुल ऑफ द फोर्स इज इक्वल ऑन द टू साइड द रोप डज नॉट मूव। तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो रोप मूव नहीं करेगी। दिस मीन्स दैट इनिशियली द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, यानी कि जब आप ये टाइम पे कंडीशन बैलेंस्ड है। द रोप मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्स व्हेन द फोर्स बिकम अनबैलेंस। तो मैंने आपको बोला था जब आपके अंदर ज़्यादा ताकत आ गई, आपने 5 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया यानी कि 15 न्यूटन, तो ये रोप इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। Let us see one more example. When a big grain storage container is required to slide on ground, it becomes easier for 2% to push it rather than 1%. तो देखो, मान लो आपको एक बड़ा सा कंटेनर है, यानी कि एक बड़ा सा डब्बा है, एकदम भारी सा डब्बा है, और आपको वो अकेले खींचना है। तो क्या आप उसे खींच पाओगे आसानी से? आपको बहुत मेहनत लगेगी। वहीं अगर मैं आपको अपने जैसे 4 जन दे दूँ कि आप चारों जन मिल के इस कंटेनर को पुश करो, तो क्या आपका काम आसान नहीं हो जाएगा? आपका काम जो होगा बहुत आसान हो जाएगा। आप जो फोर्स पहले लगा रहे थे उसका 4 गुना कम फोर्स आपको लगाना पड़ेगा अभी इसी कंटेनर को धक्का मारने के लिए। लेट अस सी, तो ये हमने रीड कर लिया। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड बाय बोथ इन सेम डायरेक्शन मूवमेंट इज ईजियर। तो ठीक है, तो क्योंकि 4-5 आदमी मिलकर जब एक ऑब्जेक्ट को धक्का देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा काम आसान हो जाएगा और हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यू मे हैव एक्सपीरियंस दिस, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि अगर कोई भी दो चीज़ें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो उनके फोर्सेस ऐड हो जाएंगे, यानी कि वो एक दूसरे का फोर्स को ऐड करके और ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं दो इंसान। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्टेटमेंट अभी उतना नहीं समझा होगा। अभी हम इस स्टेटमेंट को यहाँ पे दिए गए 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। इफ सेवरल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन अ फोर्स इक्वल टू देयर एडिशन एक्ट्स ऑन इट। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, मान लो यहाँ पर है राम, ये है रामू, ये है राहिल। ठीक है। अब मान लो जो रामू है वो 10 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, राम लगा सकता है 10 न्यूटन का फोर्स, और राहिल लगा सकता है 30 न्यूटन का फोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अभी ये जो राम और रामू है 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं और राहिल लगा सकता है 30 न्यूटन का फोर्स। अभी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मूव करने के लिए मुझे चाहिए करीब 50 न्यूटन का फोर्स। ठीक है। अभी मैं राम को भेज दूँ कि इसको धक्का मार, और इस ऑब्जेक्ट को धक्का मार के यहाँ तक पहुँचा, तो क्या राम ये कर पाएगा? नहीं, राम के अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो ये कर पाए। फिर मैं रामू को बोलूँगा कि धक्का मार के इसे यहाँ पे पहुँचा दे, क्या ये पहुँचा पाएगा? नहीं। अभी मैं राहिल को बोलता हूँ तो राहिल भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मैक्सिमम ताकत 30 न्यूटन की है और फोर्स आपको चाहिए 50 न्यूटन का। तो फिर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊंगा, मैं सोचूंगा कि कैसे करूँ। फिर मैं इन तीनों को बोलूँगा कि तुम तीनों मिलकर इस बड़े से डब्बे को धक्का मारो। तो अब जब ये तीनों मिलकर धक्का मारेंगे तो इनके फोर्सेस है वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि 30 + 10 + 10, तो 30 + 10 40, 40 + 10 50। तो अब ये तीनों मिलकर 50 न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं, जिसके हेल्प से वो इस डब्बे को यहाँ पहुँचा सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला एग्जाम्पल यही बोलता है कि अगर ढेर सारे ऑब्जेक्ट मिलके किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाए, देखो राहिल भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, राम भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और रामू भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तभी ये इनके फोर्सेस ऐड हो गए। अभी देखते हैं सेकेंड में क्या लिखा है। इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, अ फोर्स इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देम एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मैं अभी आपको इसका एग्जांपल देता हूं। तो देखो, इससे पहले वाले केस में हमने क्या पढ़ा था
अभी हमने क्या देखा कि राम, रामू और राहिल तीनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। अभी मान लो यहाँ पे एक डब्बा है, इस डब्बे को हिलाने के लिए मुझे चाहिए 10 न्यूटन का फोर्स। अब मैंने बोल दिया राम और रामू को कि चलो तुम दोनों अभी इस डब्बे पे धक्का लगाओ और इसको यहाँ तक पहुँचाओ। तो अभी राम आया यहाँ पे, वो यहाँ से इसे धक्का देने लगा इस ऑब्जेक्ट को, और रामू आया, वो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को धक्का देने लगा। अब ये दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, ये लोग ने सोचा नहीं था कि ये साइड, राम ने सोचा नहीं कि यहाँ पे रामू है, रामू ने भी नहीं सोचा कि यहाँ पे राम खड़ा है। तो अब ये दोनों 10-10 न्यूटन का फोर्स लगाने लगे। तो अब जो रामू जो फोर्स लगा रहा है वो आप बताओ इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए 10 न्यूटन का, और जो राम है वो भी इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अब आप खुद अपने दिमाग से सोच के बताओ कि जब इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितना लगना चाहिए? 0 न्यूटन। बिल्कुल सही। देखो मैंने आपको पेन का एग्जांपल दिया था कि अगर मैं यहाँ खींचूँ और दोनों साइड अगर इक्वल है तो पेन अपनी जगह से नहीं हिलेगी 10-10 न्यूटन का फोर्स। तो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल लग रहा है कि ये दोनों 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी आपके स्टेटमेंट नंबर 2 में लिखा है जब भी दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 10 - 10, 0 न्यूटन। 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा। वही अगर मैं राहिल को बोलूँ इसी 10 न्यूटन के ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाने के लिए, मैं बोल रहा हूँ राहिल लगा रहा है 30 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में, अभी राम लगा रहा है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स। तो अब बताओ नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे कितना लगना चाहिए? इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल, यानी कि 30 - 10 डिफरेंस है इनका 20 न्यूटन। तो अब 20 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगेगा, वो भी एक बात है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मान लो ये मेरा लेफ्ट हाथ है, ये मेरा राइट हाथ है, अभी दोनों फोर्स लगा रहे हैं और ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और ये कम फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो आपको पता ही है मेरा लेफ्ट हाथ क्योंकि ज़्यादा फोर्स लगा रहा है इसीलिए ये पेन यहाँ मूव करने लगेगी। तो सेम तरीके से क्योंकि राहिल ज़्यादा फोर्स लगा रहा है तो जो 20 न्यूटन का फोर्स है वो यहाँ पे काम करेगा। अब आप पूछोगे कि 30 न्यूटन कहाँ चले गया, तो वो 30 न्यूटन इसको कैंसिल करने में लग गया, इस फोर्स को ख़त्म करने में हमारा 10 न्यूटन ख़त्म हो गया। अभी हमारे पास बचा 20 न्यूटन, तो वही 20 न्यूटन के फोर्स से ऑब्जेक्ट जाएगा राइट में। अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड, तो चलो अभी हम ये स्टेटमेंट सी पढ़ रहे हैं। अ फोर्स इज एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो चलो मान लो देखो दो क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो एक स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, मान लो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अभी मैंने लिखा 1 किलो पोटैटो, यानी कि 1 किलो आलू। क्या इसके पास कोई डायरेक्शन है? नहीं। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि 1 किलो ईस्ट आलू, 1 किलो नॉर्थ आलू, 1 किलो साउथ आलू, ऐसे क्या आप बोलोगे कभी? नहीं, आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। ठीक है, आप 1 मीटर भी बोल सकते हो क्योंकि 1 मीटर का जो स्केल होता है, क्या आप बोलते हैं 1 मीटर ईस्ट स्केल, 1 मीटर वेस्ट स्केल। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, जैसे कि फोर्स। अगर मैं बोलूँ 10 न्यूटन फोर्स, क्या आप समझोगे कि फोर्स कहाँ लग रहा है? वो राइट में लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे लग रहा है? क्या आप समझ सकते हो? नहीं। वही अगर मैं बोलूँ 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट, तो आपको पता चलेगा कि ये जो फोर्स लग रहा है ये है वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन। तो आपको पता चलेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर लग रहा है। वही अगर मैं बोलूँ 10 न्यूटन वेस्ट, तो आपको पता चलेगा फोर्स यहाँ पे लग रहा है। अगर मैं नॉर्थ बोलूँ तो यहाँ, साउथ बोलूँ तो यहाँ। तो वही चीज़ हमें 1 किलो आलू के लिए नहीं करनी पड़ती, इसीलिए वो है स्केलर क्वांटिटी जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है जो हमें लिखना पड़ेगा हमेशा, ताकि हमें एक अच्छा डायरेक्शन के बारे में आइडिया रहे। ठीक है,
मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि कभी मान लो अगर मुझे रामू को बोलना है कि 1 किलो आलू लाने दुकान से, तो मैं बोलूँगा रामू को 1 किलो आलू लेके आ। क्या मैं उसे ऐसे बोलूँगा 1 किलो ईस्ट आलू लेके आ, 1 किलो वेस्ट आलू लेके आ? ऐसे तो नहीं बोलूँगा। वहीं अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इस बॉक्स के ऊपर धक्का मार के राइट में पहुँचाना है, तो मैं रामू को बोलूँगा कि रामू इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं उसे बस इतना ही बोलती हूँ कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो वो कुछ भी नहीं समझेगा, सोचेगा यहाँ से लगाऊँ, यहाँ से लगाऊँ, यहाँ से कहाँ से लगाऊँ। ठीक है, तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। When force is applied on a stationary object, its speed and direction change. तो जब भी आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाओगे तो उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। मान लो कि ये पेन है, ये पेन एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है यहाँ पे, और मुझे इसको राइट में भेजना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पर ऐसा फोर्स लगाऊंगा ताकि ये ऐसे मुड़ जाए और राइट में जाने लगे। ठीक है, और वही अगर ये पेन अपनी जगह पर है और मुझे इस पेन को यहाँ पहुँचाना है, तो मैं पीछे से एक फोर्स लगाऊंगा इस पर। तो देखो मैंने इसे पीछे फोर्स लगाया तो ये आगे हो गई, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। मान लो कि ये कांस्टेंट स्पीड से, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को रोकना है तो भी हमें एक फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो कि ये पेन का जो टॉपन है वो ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है और जाते जा रहा है, और मुझे इसे रोकना है, तो अब मैं कैसे रोकूंगा? मैं अपनी उंगली से फोर्स लगाऊंगा इस पर ताकि ये रुक जाए। अगर मैंने उंगली पे फोर्स नहीं लगाया अपनी, तो ये पेन तो ऐसे ही मेरी उंगली को करके चली जाएगी यहाँ से। वही अगर मैंने फोर्स और ताकत लगाई अपनी उंगली में, तो ये पेन को ऐसे रोक लेगी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप ड्यू टू फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि थोड़ा नरम होता है, और एग्जाम्पल पे आप क्ले ले लो, क्ले, आप क्ले से तो खेलते ही हो, मॉडलिंग क्ले, या फिर आपने अपनी मम्मी को आटा बनाते हुए देखा होगा, तो वो जैसे जैसे आटे पे फोर्स लगाते हैं, जैसे जैसे मुक्का मारते हैं अपने आटे पे, तो वैसे वैसे आटे का शेप चेंज होने लगता है। वैसे ही अगर आप कोई क्ले से आप खेलते हो, अगर आपने उसको कोई भी शेप अपनी उंगली से फोर्स लगा के दिया, तो वो उसको वही शेप मिल जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को हम के ऊपर अगर फोर्स लगाए तो वो कोई भी शेप में चेंज हो सकता है। वेल नीडिंग अ डो, यानी कि आटा गूंथते वक्त जो आप गेहूं के आटे को गूंथते हो, वो उस आटे का शेप जो होता है वो चेंज होने लगता है जैसे जैसे भी आप प्रेशर लगाते हो। आपने देखा होगा आपकी मम्मी ऐसे करते हैं तो उसका चेंज होता है शेप, ऐसे करके वापस ऐसे करते हैं फिर से चेंज हो जाता है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। अ पॉटर अप्लाइज फोर्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन वाइल शेपिंग अ पॉट। तो देखो वो पॉटर क्या करता है, अब जैसे मान लो ये पॉट है, वो पॉटर ऐसे ऐसे करके इस पॉट के अंदर अपनी उंगली पे ऐसे फोर्स लगाता है ताकि इसके अंदर का हिस्सा खाली हो जाए, और नीचे ऐसे ये लगा देता है ताकि आप इसके अंदर पानी भर पाओ। रबर बैंड व्हेन स्ट्रेच एक्सपांड्स। तो ये तो बहुत क्लासिक एग्जांपल है, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि अगर आपने किसी रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया और फिर उसको, तो वो स्ट्रेच हो जाएगा, मतलब कि आपने फोर्स लगाया तो उसका शेप चेंज हो गया। जैसे आप फोर्स हटाओगे उसका जो शेप था वो वापस वैसा ही हो जाएगा। मतलब आपने रबर बैंड को खींचा और छोड़ दिया, तो जब जैसे आप छोड़ोगे वो वापस अपने शेप में आ जाएगा। इनर्शिया। तो देखो इनर्शिया जो है, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ लिखा है, इफ मोर देन वन फोर्स आर एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ड्यू टू द नेट फोर्स। तो देखो मैंने आपको यही एग्जांपल अच्छे से यहाँ पे बताया कि इसका ये फोर्स लगा रहा है राम और राहिल तीनों मिलके इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जो नेट फोर्स इस पे लगेगा वो इन तीनों का सम होगा। इनर्शिया। तो देखो जो इनर्शिया आपके इसमें बुक में डेफिनेशन दिया, हो सकता है आपको वो देखकर नहीं समझे, ये रीड करके आपको नहीं समझे, मुझे भी नहीं समझी थी, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आप इनर्शिया को समझ सकते हो। तो देखो कभी भी आप मान लो आप बस में खड़े हो, आप अपने स्कूल जा रहे हो या किसी के भी घर जा रहे हो, आप बस में खड़े हो, आप बस में ये देखो मैं पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ बस का, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक बस का डायग्राम बना लिया है। अभी मैं आपको इससे इनर्शिया का असली मीनिंग समझाता हूँ। देखो मान लो आप बस में खड़े हो, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि बस में जो ये ऊपर ऐसे लगे रहते हैं, ये आपके पकड़ने के लिए बने रहते हैं, ताकि आप जब भी गिरो आप इनके सहारे से आप गिरोगे नहीं, क्योंकि आप अगर इसे पकड़ लिए टाइम रहते तो आपको अच्छे से एक बैलेंस मिलेगा।
तो ठीक है, मान लो आप बस में खड़े हो और आप कहीं जा रहे हो। अभी बस ड्राइवर जो यहाँ पे बैठा है, इसने अचानक से बस को एकदम तेज़ कर दिया, तो क्या होगा कि बस तो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आपकी जो ऊपर की बॉडी है वो अचानक से उसे पीछे धक्का लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको धक्का मार दिया पीछे। देखो, आप इस डायरेक्शन में चले जाओगे, बस तो इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आप जो हो, आपकी जो ऊपर बॉडी है वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। क्या कभी आपने देखा है आपके पैर को इस डायरेक्शन में जाते हुए कि पैर भी पीछे हो रहे हैं? नहीं, आपके पैर बिल्कुल पीछे नहीं होते, क्योंकि पैर आपके बस के कांटेक्ट में होते हैं। और क्योंकि आपकी अपर बॉडी जो है बस के कांटेक्ट में नहीं होती, इसीलिए जैसे ही बस राइट में जाएगी आपको पीछे एक फोर्स महसूस होता है। अब ये फोर्स क्यों महसूस होता है? इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या कहती है कि आपकी जो बॉडी का जो अपर पार्ट है, पहले क्योंकि बस जो थी वो रेस्ट पर थी, वो मूव नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही बस अचानक से आगे स्पीड अपनी बढ़ा ली, तो आपके पैर तो बस की स्पीड के साथ आगे चले जाएंगे, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है, जो आपकी ऊपर की बॉडी है, सर से लेके कमर तक का हिस्सा, उसे इसी रेस्ट पे रहने की आदत थी। मतलब कि वो चाहता था कि वो इसी रेस्ट की पोजीशन में बना रहे जैसे बस चलने से पहले थी। लेकिन जैसे ही बस चली, आपके पैर तो चल गए, लेकिन आपकी जो ऊपर वाली बॉडी थी उसको लगा कि आप अभी भी रेस्ट पर हो, इसीलिए वो अपनी जगह पे मेंटेन रही थी। लेकिन आपकी, क्योंकि आपकी जो नीचे की बॉडी है वो आगे चली गई, तो इसीलिए उसकी वजह से आपको पीछे एक फोर्स महसूस होने लगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको बहुत अच्छा एकदम क्लियर एग्जांपल मिल गया होगा कि इनर्शिया क्या होता है। वही अगर आप कभी अपनी कार में भी बैठे रहो अपने पापा के साथ, अगर आपके पापा ने अचानक से एकदम कार को आगे कर लिया, आपको पीछे धक्का हो जाता है। कार तो सामने जाती है, लेकिन आपको धक्का पीछे लग जाता है, आप ऐसे पीछे हो जाते हो, क्योंकि आपकी जो अपर बॉडी है वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, लेकिन आपके जो पैर है वो आगे हो गए, इसीलिए ये ऐसा लगता है कि आपको पीछे एक धक्का मिल गया। ठीक है, अभी आगे भी आपकी बुक में और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसकी हेल्प से आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ पे बोला है, देखो एक एक्टिविटी, तो पहले मैं रीड कर देता हूँ। वी हैव सीन दैट एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स। तो हमने ये देखा कि अगर ये जो पेन है, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊँ तो ये आगे जाएगी, या फिर अगर मैं ये पेन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रही है और मुझे इसको राइट में मूव कराना है, तो मुझे यहाँ पे एक फोर्स ऐसे देना पड़ेगा, तब जाके राइट में जाएगी। तो यही एग्जांपल हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को तब तक नहीं बदलेगा जब तक उस पर एक फोर्स नहीं लगता। इन एब्सेंस ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन। तो देखो, अगर ये रेस्ट पर है, ये पेन का टॉपन, और मैं इस पर फोर्स नहीं लगा रहा, तो ये रेस्ट पर ही रहेगा। और अगर ये पेन का टॉपन जो है पर्टिकुलर वेलोसिटी से जाते जा रहा है, और अगर मैं इस पर कोई भी डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाऊँ, तो ये ऐसे ही हमेशा जाते चले जाएगा। लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल। एक्टिविटी 1। तो देखो यहाँ पे कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ दी है। टेक अ पोस्ट कार्ड एंड कीप इट ऑन ग्लास, कीप ₹5 कॉइन, नाउ स्किलफुली पुश द कार्ड, द कॉइन स्ट्रेट अवे फॉल्स इन द ग्लास। हैव यू एवर डन दिस? तो इसमें आपको एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी करने बोला है, वो मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये देखो, यह है एक ग्लास। इस ग्लास को आपके बुक में बोला गया है कि यहाँ पे आपको एक कार्ड लेना है। ये देखो, मैंने एक कार्डबोर्ड का कार्ड ले लिया और यहाँ पे एक ₹10 का कॉइन रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि आपको स्किलफुली ये जो है इसको एकदम ज़ोर से आपको ऐसे करना है, आपको इसको एकदम ज़ोर से धक्का मारना है, ताकि ये जो कार्ड है वो अचानक से इधर चले जाए और कॉइन नीचे गिर जाए। ठीक है, मैं एक और बार आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। देखो, स्किलफुल यानी कि एकदम ज़ोर से धक्का मारो। देखा आपने कैसे ये कॉइन नीचे गिर गया? तो अब इसके पीछे की साइंस क्या है? तो ये वही बस वाला एग्जाम्पल है। देखो, जब मैंने इस कार्ड को यहाँ से धक्का मारा, तो क्या हुआ कि ये अचानक से ये जो नीचे का कार्ड था, वो अपनी जगह से चले गया और कॉइन अपनी जगह पर ही रह गया और सीधा नीचे गिर गया। वही अगर मैं इस कार्ड को धीरे धीरे आगे करूँ, ये देखो, ये तो अपनी जगह से हिला ही नहीं। और अगर मैंने इसको अचानक से ऐसे यहाँ पे मार दिया, तो ये कॉइन अपनी जगह पर ही रहेगा और नीचे गिर जाएगा। वही अगर देखो, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, कॉइन इसके साथ ही मूव कर रहा है। तो ये क्या कहता है? फोर्स आप जितनी जल्दी लगाओगे, इनर्शिया उसका उतना ही ज़्यादा होगा।
देखो ये अपने इनर्शिया को कैसे मेंटेन करके रखा कि मैंने तो इसको ऐसे ज़ोर से इधर कर दिया, लेकिन ये अपनी इनर्शिया को ऐसे मेंटेन करके रखा कि ये हवा में रह गया, दो चार ये कुछ सेकंड्स के लिए हवा में रह गया, फिर जाके ये नीचे ऐसे गिरा। तो मुझे उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया होगा। एक्टिविटी 2 में क्या कहा गया है, हैंग अ हाफ kg मास टू अ स्टैंड विद अ स्ट्रिंग। तो आपको एक रबर बैंड टाइप की स्ट्रिंग लेनी है, उससे आधा किलो मास आपको हैंग करना है। अभी उसके बाद आपको एक और दूसरी स्ट्रिंग लेनी है, उसके ऊपर भी आपको वही हाफ kg का मास रखना है। नाउ पुल द स्ट्रिंग टू विद अ जर्क। तो अभी आपको क्या करना है, जो आधा किलो मास की जो स्ट्रिंग है उसको अचानक से आपको नीचे खींच के छोड़ देना है। तो अभी इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस जो स्ट्रिंग है वो नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर आके अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगी वो। इसके बाद क्या कहा गया है, द स्ट्रिंग टू ब्रेक्स बट डज नॉट फॉल। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो स्ट्रिंग 2 है, जैसे ही आप उस स्ट्रिंग 2 को तो एग्जाम्पल से, हाँ आपको इससे समझाता हूँ कि देखो दो स्ट्रिंग्स है, ठीक है। पुल द स्ट्रिंग 2, एक स्ट्रिंग 1 है, एक स्ट्रिंग 2 है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये जो दो स्ट्रिंग्स है इसको आपको ऐसे सेटअप करना है। आपको एक स्टैंड लेना है, उसमें आपको एक स्ट्रिंग लेनी है, ऐसे इस मास से टाई करनी है, इस पर एक और स्ट्रिंग लेनी है और ऐसे टाई करनी है। ये है स्ट्रिंग, हमारी स्ट्रिंग 1, ये है स्ट्रिंग 2। तो अभी क्या बोला आपको, ये जो मास है आधा किलो का, अभी आपको जो नीचे वाली स्ट्रिंग है इसको पकड़ के अचानक से नीचे खींचना है। तो जब ये स्ट्रिंग अचानक से नीचे आप खींचोगे तो क्या होगा कि जो स्ट्रिंग है ये टूट जाएगी, लेकिन ये जो मास रहेगा ये इससे अटैच्ड रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड केस में आपको क्या बोला गया है कि आपको यही दो स्ट्रिंग्स लेनी है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, और आपको धीरे धीरे इन्हें नीचे खींचना है, एकदम स्लो तरीके से आपको नीचे धीरे 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 खींचना है। तो अभी क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी और ये स्ट्रिंग यहाँ से टूट जाएगी। तो ये जो एक फिनोमिना है ये आप अपने घर पे करके देख सकते हो, अगर आपने घर पे किया तभी आपको अच्छे से समझेगा। तो टेंशन तो आपको पढ़ना नहीं है, मैं बस बोल देता हूँ कि अगर कोई भी जो रस्सी होती है उसको मैं दोनों साइड से खींचूँ, एकदम ज़ोर से खींचूँ, तो वो रस्सी बीच से टूट जाएगी। वो बीच से क्यों टूटेगी, क्योंकि उसके बीच में एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं इन बॉक्सेस में क्या दिया है। Always remember, the tendency of an object to remain in its existing state is called as inertia. तो मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दे दिए यहाँ पे इनर्शिया के। दिस इज वाई एन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट रिमेन्स इन सेम स्टेट। तो ये इनर्शिया ही वही मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है ये स्टेशनरी ही रहेगा जब तक मैं इस पर फोर्स नहीं लगाऊँ। एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखो पहला एग्जांपल तो इन्होंने ये बोला कि ये स्टेशनरी स्टेट में तब तक रहेगा जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊँ। और सेकंड एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा गया है वो ये एग्जांपल है कि ये पेन जाते जा रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, और ये यही कांस्टेंट स्पीड से जाती रहेगी जब तक मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसकी डायरेक्शन चेंज ना करूँ। अभी यहाँ पे दिया है आपको कुछ टाइप्स ऑफ इनर्शिया, अभी हम वो टाइप्स ऑफ इनर्शिया पढ़ लेते हैं। इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। An object in the state of rest cannot change its state of rest due to its inherent property. This property is called as inertia of state of rest. तो देखो मैं इसका एग्जांपल आपको बहुत बार दे चुका हूँ, अभी वापस दे रहा हूँ कि ये जब तक इस पर फोर्स नहीं लगेगा ये अपनी जगह पे रहेगी। और इस इनर्शिया को जो एक स्टेशनरी फेस में रहने वाले इनर्शिया को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे होगा, यानी कि ये एक ही जगह पर रहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन से आपको पता चल रहा है, मोशन से ही आपको पता चल रहा है कि अपने मोशन को नहीं बदलेगा। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यही एग्जांपल कि जब तक मैं इसे फोर्स नहीं लगाऊंगा ये अपना मोशन यानी कि अपना लेफ्ट साइड में जो ये मूव करते आ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा जब तक मैं इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊं। फॉर एग्जाम्पल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रिवॉल्व इवन आफ्टर इट्स स्विच्ड ऑफ। हाँ तो देखो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपका जो पंखा है वो मूव कर रहा है, ऐसा मतलब पंखा तो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहता है,
ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। लेकिन जैसे ही आपने स्विच बंद किया तो इसको इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई इसकी, तो उसको वही टाइम पे उसको भी रुक जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसे घूमते रहेगा, फिर धीरे 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 करके वो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने स्विच ऑफ कर दिया तो फ़ैन भी ऑफ हो गया, क्योंकि वो फिर भी मूव करते रहेगा। वो क्यों मूव करते रहेगा? क्योंकि उसके अंदर है इनर्शिया। और कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ मोशन। पैसेंजर सिटिंग इन अ बस गेट अ जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ द बस सडनली स्टॉप। हाँ, तो ये भी आपने देखा होगा कि ये बस, मान लो आप ये आपकी बस है, ये आपकी बस है, इस पर आप खड़े हो और ये बस एकदम स्पीड में जाकर अचानक से ब्रेक ले ली, तो आप आगे ऐसे, आप आगे, आपका जो ऊपर का शरीर है वो ऐसे आगे झुक जाता है। अभी क्यों झुकता है? क्योंकि वो आपका जो ऊपर का शरीर है उससे तो आदत रहती है बस के साथ ऐसे रेस्ट में जाने की। फिर जैसे बस अचानक से रुकी, आपके पैर तो रुक गए लेकिन आपकी अपर बॉडी जो है वो आगे ऐसे चली जाएगी। Directional inertia, the inherent property of an object due to which the object cannot change its direction of motion, is called as directional inertia. For example, a vehicle in motion along a straight line suddenly turns, the passengers sitting are thrown in the opposite direction. तो आप जब भी आप कोई कार में बैठे रहोगे, आप बस में बैठे रहोगे या रिक्शे में बैठे रहोगे, तो आपने ज़रूर देखा होगा, अगर आप जिस कार में जा रहे हो या बस या रिक्शा कोई भी व्हीकल है, वो अचानक से अगर उसने राइट टर्न लिया तो आपको एक लेफ़्ट साइड में फोर्स महसूस होता है। ऐसा नहीं कि अगर उस व्हीकल ने राइट में टर्न लिया तो आप भी राइट में टर्न लोगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सीधे डायरेक्शन में जा रहा है, आपका अपर बॉडी भी सीधे डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट ने राइट टर्न लिया, आपके पैर, आपकी नीचे बॉडी वो तो ऐसे हो जाएगी, लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है उसको अभी भी सीधे ही जाना है, उसको अभी भी उसको यही याद है कि आप सीधे मूव कर रहे थे, तो वो ऐसे हो जाएगी। इसीलिए आपको इस डायरेक्शन में एक पुश महसूस होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनर्शिया, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मुझे लगता है कि अभी हमें इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देना चाहिए। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर के ऊपर जो आपकी ढेर सारी एक्टिविटीज़ दी है हम उन्हें करेंगे, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेशर सॉलिड पे कैसे एक्ट करता है, प्रेशर लिक्विड पे कैसे एक्ट करता है, गैसियस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब कैसे कैसे प्रेशर्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है इस लेक्चर में मैंने जो भी समझाया आपको एकदम अच्छे तरीके से, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको सब कुछ अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।